Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT virtual classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT virtual classroom देहरादून से। एंड इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स को, यानी कक्षा 11 भौतिक विज्ञान को। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग आपके बुक के काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स को कवर अप करते आ रहे हैं। पहला और दूसरा चैप्टर हम लोग कवर अप कर चुके हैं, जिसमें हम मात्रा के मापन को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। विमीय विश्लेषण के बारे में हमने सीखा, और आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल एक नया फ्रेश टॉपिक, फ्रेश चैप्टर आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति, यानी कि एक मोशन इन अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा का मतलब ये है कि आपके पास, अगर इस चैप्टर में जो गति के बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे, जो कि आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, उसको वहीं से ही करेंगे कंटिन्यू। क्लास 9th में आपने जो बेसिक बातें सीखी और क्लास 11th में आपको जो एक्स्ट्रा चीजें सीखनी है, ठीक। और समझाते हैं आपको मतलब सरल रेखा में गति का क्या होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगी और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग चैप्टर की हेडिंग डालेंगे। दिस इज चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सॉरी, ओके। सो चैप्टर के ऊपर बात करने से पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से बातें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बातें स्टार्ट करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमको यहाँ पर बातें क्या करनी है। ठीक है, देखिए, हम जो मोशन है, जो गति से संबंधित है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसे हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं इस पार्ट को। और इसमें बेसिकली हम जो वस्तुएं हैं या जो बॉडीज हैं, उनके मोशन के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, यानी उनमें गति के बारे में डिस्कशन करते हैं। और अभी आपके पास है जो टॉपिक, वो है सरल रेखा में गति, यानी कि गति जो होगी वो एक सरल रेखा में कैसे हो सकती है। या तो आगे हो सकती है, या तो पीछे हो सकती है, या तो ऊपर हो सकती है, या उसी दिशा में नीचे हो सकती है। इस प्रकार से गति हो सकती है, इसके अलावा ऐसे ऐसे नहीं हो सकती। ठीक, तो आपने गति के प्रकार पढ़े थे, है ना। गति के प्रकार आपने पिछली क्लासेस में, आई होप आपने 9th से पहले 6th 7th 8th में आपने पढ़ा हो गति के प्रकार, जिसमें हमने देखा कि सरल रेखीय गति होती है, वृत्ताकार गति होती है, इसके अलावा दोलनी गति होती है ना, घूर्णन गति होती है। तो हम लोग सिंपल जो सबसे पहला टर्म है सरल रेखीय गति के बारे में यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। सरल रेखीय गति के बारे में यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब सरल रेखीय गति में हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि एक सरल रेखा में ही वस्तु गति कर रही है। तो हमारा जो पहला, जो हमारे दिमाग में बात बिठानी है हमें, वो ये बिठानी है कि जो भी वस्तु हम ले रहे हैं वो सिर्फ एक सीधी रेखा में गति कर रही है। ठीक है, वस्तु की एक सरल रेखा में गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वस्तु की एक सरल रेखा में गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वी कॉल इट रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक हो गया। चलिए, तो हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पे रहना चाहिए, ठीक है ना। अभी हम चैप्टर में आगे आगे जैसे एडवांस करेंगे, तो हमको यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर बात रखनी है।
अब अगर गति के बारे में बात की जाए बच्चों, सिंपली हम गति के ऊपर चर्चा करते हैं कि गति क्या है। तो गति सुनते ही आपके माइंड में आ रहा होगा, गति सुनते ही या फिर मोशन सुनते ही या फिर मूवमेंट सुनते ही, है ना, मूवमेंट भी बोलते हैं, इन सब इस शब्दों को सुनते ही आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं, हम लोग साइकिल चलाते हैं, हम लोग दौड़ते हैं, साइकिल चलाना हो गया, हमारा दौड़ना हो गया, है ना, हमारा साइकिल चलाना, दौड़ना, इसके अलावा पेड़ से पत्ते गिरना, पेड़ से पत्ते गिरना, है ना। और आपने ये बायोलॉजी में ये पढ़ा होगा कि हमारे जो धमनियां हैं, हमारी धमनियों में रक्त का बहना, धमनियों में रक्त का बहना, प्रवाह, ठीक है। तो ये सभी जो हैं, ये सभी जो एग्जांपल्स हैं, ये गति से रिलेटेड है, ये सभी जो एग्जांपल्स हैं गति से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमको गति को डिफाइन करने की अगर बात आए, तो अब हम किस प्रकार से गति को डिफाइन करेंगे, क्या हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुद्ध गति की, जो भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसे हम कहते हैं शुद्ध गति की, शुद्ध गति की यानी काइनेमेटिक्स, शुद्ध गति की, हम यहाँ पर शुद्ध गति की बात करेंगे, शुद्ध गति की यानी काइनेमेटिक्स से हम कहते हैं। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, काइनेमेटिक्स में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब हम सिर्फ वस्तु की गति का अध्ययन करें। देखो गति में दो तीन चीजें हो सकती हैं, गति में दो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो वस्तु गति ना कर रही हो यानी रुकी हुई हो, है ना, या फिर हम इसे कहते हैं विराम अवस्था में। तो यहां पर हम इन चीजों को पढ़ते हैं स्थितिकी में, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक्स, ठीक है। और उसके बाद अगर वो चल रही है, चल रही यानी गतिमान है, तो वहां पर हम दो चीजों के ऊपर, दो ब्रांच में इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक तो है काइनेमेटिक्स और एक है डायनेमिक्स, एक है काइनेमेटिक्स, एक है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ गति के बारे में चर्चा करेंगे, सिर्फ गति, सिर्फ और सिर्फ गति को डिस्कस करेंगे। डायनेमिक्स में हम क्या करेंगे, गति और प्लस गति का कारण, किन कारणों से गति हुई है, अन्य फैक्टर्स जो हैं, अन्य जो कारक हैं, उनके ऊपर भी चर्चा होगी। बात समझ में आई। तो हम इसको तीन पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तीन ब्रांच में। एक स्टैटिक्स हो गया, स्थिति की, जहां पर वस्तु की विराम अवस्था में, ठीक है। और उसके बाद अगर वो गतिमान है तो उसमें भी हम दो ब्रांचेस में बना लेते हैं, काइनेमेटिक्स हो गया जिसको हम शुद्ध गति की कह रहे हैं, और डायनेमिक्स हो गया, ठीक है। तो हम अभी सिर्फ इस चीज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, काइनेमेटिक्स के ऊपर, यानी कि वस्तु की गति के बारे में सिर्फ हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। उसके कारक या उसके कारण के ऊपर चर्चा हम नहीं करने वाले, ठीक हो गया। चलिए, तो शुद्ध गति की में हम लोग क्या बात करेंगे, शुद्ध गति की में जरा लिखिए, एक पॉइंट लिखिए कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, वस्तु की गति के कारणों पर, ठीक है। स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको चैप्टर में सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। अदरवाइज आप अगर बीच से पकड़ेंगे तो जो ये बेसिक टर्म्स हैं ये आपके दिमाग से बाहर रहेंगे, है ना। कारणों पर ध्यान न देकर, ध्यान न देकर केवल उसकी गति का ही अध्ययन करते हैं, केवल उसकी गति का ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं, गति किस कारण से हुई, अगर एक ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक गति करी, उस पर बल कितना लगा, कैसे लगा, क्या उसका वायु किस प्रकार से उसको प्रतिरोधक की तरह, ये सब बातों के ऊपर चर्चा हमको नहीं करनी, ये सब बातों के ऊपर चर्चा नहीं करनी, सिर्फ हमको बात करनी कि वस्तु में गति हुई, ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा जो कारक होंगे उनके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। बात समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पर हमको कुछ
जो ये पार्ट है आप इसको आगे पढ़ेंगे, जो कारक वाली बात मैं बता रहा हूँ उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 5th चैप्टर में आप उसे पढ़ने वाले हैं, तो वहीं पर हम उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैंने आपको डिफरेंशिएट बता दिया कि आपको अपना दिमाग जो है उसको किस तरीके से तैयार करना है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं सरल रेखा में गति, इसके बाद हम पढ़ेंगे समतल में गति, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे गति के नियम, है ना। उसको उसमें हम लोग मैकेनिक्स को भी पढ़ेंगे, मैकेनिक्स को भी हम उसमें देखेंगे, तो वहां पर हम इस चीज को समझेंगे, ठीक है। अभी हम एक सरल रेखा में गति देख रहे हैं, इसके बाद वाले चैप्टर में एक समतल में गति, मतलब दो अक्षों से मिलकर एक तल बनता है ना, ये बात आपको पता होगी। तो इसके अगले चैप्टर मतलब एडवांस हम करते जाएंगे, तो ये आपका बेसिक है एक तरीके से, ठीक है ना। अब हमको कुछ, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, किसी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर एक शब्द आता है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब उस शब्द से रिलेटेड बेसिक बेसिक बातें, जो बेसिक टर्म्स हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग अगर एक कार चलाते हैं, तो कार में तीन चीजें होती हैं, कार में तीन चीजें होती हैं जिसे हम ABC कहते हैं। ABC, ए मतलब एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर पर अगर आप पैर रखोगे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, गाड़ी तेज भागेगी। बी मतलब ब्रेक, और सी मतलब क्लच। ब्रेक पर आप अगर पैर रखोगे तो आपको गाड़ी रुक जाएगी, और क्लच पर अगर आप पैर रखोगे तो आप गाड़ी को जो गाड़ी का जो गियर्स है उसको चेंज कर पाओगे, है ना। अब अगर आपको गाड़ी चलानी सीखनी है, तो आप गाड़ी चलाते वक्त आपको ये चीज नहीं सिखाई जाएगी कि अचानक से आपको ब्रेक मारने की नौबत आई तो अचानक से आपको ये नहीं बताया जाएगा, आपका इंस्ट्रक्टर आपको ये नहीं बताएगा कि अब आप जो बीच में जो पैडल है इस पर पैर रखिए, इसे हम ब्रेक कहते हैं, और इसे आप दबाएंगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी, है ना। वो एट द पॉइंट नहीं बता सकते, उसको कब बताएंगे, गाड़ी चलाने से पहले। तो ये टर्मिनोलॉजी है। अब गाड़ी चलाते वक्त जैसे ही आपको लगेगा, जैसे ही आपको इंस्ट्रक्टर को लगेगा गाड़ी रोकनी है, वो सिंपली बोलेगा प्रेस ब्रेक, जो ब्रेक है उसको पुश करो, ठीक है। और आपको पता है ब्रेक लगाने से क्या होगा। तो आगे के जो चैप्टर है, इसी प्रकार हम लोग टर्मिनोलॉजी, किसी भी चीज को सीखने से पहले टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं। टर्मिनोलॉजी मतलब कि आगे जब हम चैप्टर में बातें करेंगे, तो हम कोई शब्द का यूज करेंगे, जैसे विस्थापन का हम प्रयोग करेंगे, तो विस्थापन का मतलब आपको पता होना चाहिए। हम दूरी का प्रयोग करेंगे, तो दूरी का मतलब आपको पता होना चाहिए। हम औसत दूरी का प्रयोग करेंगे, तो ये शब्द क्या है, ये शब्द होते हैं टर्मिनोलॉजी। और इनको आगे चैप्टर में पढ़ने से पहले इनके बारे में हम ब्रीफ में अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। क्योंकि आगे अगर हम चैप्टर में बात करेंगे तो हम सिर्फ विस्थापन बोल देंगे, हम सिर्फ क्या बोल देंगे, विस्थापन, उसको वहां पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इसीलिए उसको पहले एक्सप्लेन में कर रहा हूँ, सारे जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग चैप्टर में पहले कवर अप कर रहे हैं। सेम बात बता रहा हूँ, क्लास 9th में भी आप ये चीजें पढ़ चुके हो, तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे की बात करूंगा, ठीक है। जो क्लास 9th में आपको पढ़ा है वो भी बताऊंगा, और जो क्लास 11th में आपको पढ़ना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले गति की बात करते हैं, सबसे पहले गति की बात करते हैं, यानी मोशन की बात करते हैं। कब मैं बात करूंगा कि किसी ऑब्जेक्ट ने मोशन करा है, कब मैं बात करूंगा कि एक ऑब्जेक्ट ने गति करी है या नहीं करी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की गति के लिए हमारे पास एक सिंपल एक पॉइंट होता है बच्चों, कि हम ये कहते हैं कि किसी वस्तु की जो स्थिति है उसके उसमें परिवर्तन, फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई वस्तु, या फिर आप सपोज आप हो, आप सुबह 9 बजे एक बिंदु ए पर थे, 9:02 पर आप एक बिंदु बी पर थे, और 9:05 पर आप एक बिंदु सी पर थे, एंड 9:10 पर आप एक बिंदु डी पर थे। सपोज ये ए बिंदु आपका घर है और ये डी बिंदु आपका स्कूल है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 9 बजे से लेकर 9:10 के अंदर, मतलब 10 मिनट के अंदर आप अपने घर से स्कूल पहुंच गए, आप अपने घर से स्कूल पहुंच गए, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप 9 बजे अपने घर से निकले और 9:10 पर अपने स्कूल पहुंच गए, उसके बीच में दो स्टॉप आए, दो बिंदु आए, शायद आपके दोस्त के घर रहे होंगे, आप वहां पर रुके, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं आपको देख पा रहा हूँ कि समय के सापेक्ष आपकी स्थिति जो है परिवर्तित हुई है। 9 बजे आप अपने घर पर थे और 9:10 पर आप स्कूल पहुंच गए। जब कभी किसी वस्तु के साथ ऐसा होगा कि वो समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा होगा, तो हम सिंपली उसके लिए एक टर्म कहेंगे कि वस्तु गति में है। वस्तु किसमें है, गति में है, ओके। वस्तु गतिमान है, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो सिंपल गति की जो सीधी सीधी परिभाषा है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। सिंपल, आप पहले ये पॉइंट लिख लीजिए, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन
बट इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कैसे हम नोट करेंगे, तो ये समय के सापेक्ष नोट करोगे। जब समय देखोगे आप तभी पता लगा पाओगे कि वस्तु की स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो समय के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमको देखने को मिल रहा है। अगर हाँ तो हम कहेंगे वस्तु गति में है, अदरवाइज वस्तु नहीं है। तो एक एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया, एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज एक पेड़ है, एक ट्री है, आप मॉर्निंग में देखोगे 9 बजे तो वो पेड़ आपको दिखेगा सपोज ए बिंदु पर, ठीक है। और शाम को अगर आप 5 बजे देखोगे, सुबह से लेकर आप शाम तक उस पेड़ को देख रहे हो बैठ करके, तो शाम को भी आपको क्या दिखेगा, वो उसी बिंदु पर दिखेगा। ऐसा तो नहीं कि पेड़ वहां से कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, नहीं। तो हम क्या कहेंगे, पेड़ जो है ये गति की अवस्था में नहीं, ये क्या है, ये विराम अवस्था में। ये कौन सी अवस्था में, विराम अवस्था में है, ठीक है। अब दो बातें समझ गए आप कि ऑब्जेक्ट या तो विराम की अवस्था में हो सकता है, वस्तु या तो विराम की अवस्था में हो सकती है, या तो गतिमान अवस्था में हो सकती है। या तो क्या हो सकती है, विराम अवस्था में हो सकती है, तो गतिमान अवस्था में हो सकती है। या तो वो रेस्ट में हो सकती है, या तो वो रेस्ट में हो सकती है, या फिर वो मोशन में हो सकती है ना। तो इसको हम गति की अवस्था कहते हैं। इसको, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, गति की अवस्था। तो गति की अवस्था ये तो गतिमान होगी या फिर वो विरामावस्था में होगी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है। अब यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, और क्लास 9th में आपने इसके अलावा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी पढ़ा था। यानी ऑब्जर्वर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक ऑब्जर्वर का गति निर्धारित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक, प्रेक्षक यानी कौन, जो गति को देख रहा है। सपोज आप अगर किसी वस्तु की गति को देख रहे हो तो आप प्रेक्षक हो गए उसके, आप उसके ऑब्जर्वर हो गए, ठीक है ना। अब ऑब्जर्वर का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है किसी वस्तु की गति को निर्धारित करने में। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम कहते हैं कि आपके घर के पास एक टावर है, एक क्या है, टावर है, ये बहुत बड़ा टावर है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये टावर जो है आज भी यहीं पर था, कल भी यहीं पर था, आपने इसको 5 घंटे देखा कंटिन्यूसली, तो इसने अपनी स्थिति नहीं बदली। आप कहेंगे सर आपने बताया था कि समय के साथ इसकी स्थिति नहीं बदली, तो ये विराम अवस्था में है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो आप ऑब्जर्व कर रहे थे जिस चीज को, वो तो आप घर से कर रहे थे, अपने घर की छत से देख रहे थे इस टावर को। बट अब की बार मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा आप पृथ्वी की कक्षा में बाहर चले जाओ, या फिर आप चांद पर चले जाओ। मैंने आपको चांद की सतह पर भेज दिया। अब चांद की सतह से आप अगर इस टावर को देखोगे तो ये ऐसे घूमता हुआ दिखाई देगा। क्यों घूमता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर है और पृथ्वी घूमती है ना। तो पृथ्वी पर खड़े रह करके हम इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे। पृथ्वी से बाहर जाकर हम देखेंगे तो ये टावर भी हमें पृथ्वी के साथ साथ घूमता हुआ दिखाई देगा। तो पृथ्वी से बाहर जाकर आप क्या कहेंगे कि ये जो टावर है ये विराम अवस्था में नहीं, ये गतिमान अवस्था में है, ठीक है ना। बात समझ गए। तो एक ही टावर, एक ही वस्तु, और एक ही समय पर हम देख रहे हैं विराम अवस्था में भी है और गतिमान अवस्था में भी। ऐसा कैसे, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक एक बार तो जमीन पर है, एक बार तो पृथ्वी पर है, और एक बार ये चांद पर है। तो सिंपल सी बात कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी गति की अवस्था को हम निर्धारित करेंगे, जब कभी भी हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वस्तु रुकी हुई है या फिर गतिमान है, तो वहां पर जो ऑब्जर्वर है, जो प्रेक्षक है, उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑब्जर्वर की स्थिति से हम ये पता लगा पाएंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो विराम अवस्था में, गतिमान अवस्था में है, ठीक है ना। तो जब कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कह रहे हैं विराम अवस्था में है, तो उसके लिए आपको ध्यान ये बात रखनी है कि किसी जो ऑब्जर्वर है उसके अनुसार विराम की अवस्था में, ठीक है ना। ऐसा नहीं होने वाला है कि हमेशा कोई ऑब्जेक्ट विराम की अवस्था में रहे। बात समझ में आ गई। आपको एक बात नोट रखनी है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कहूं कि सर एक पत्थर है पड़ा हुआ मेरे घर के पास में, तो वो तो विराम की अवस्था में ही है। बट ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप सोचोगे, सोचने की कोशिश करोगे, तो ऐसा आइडियली इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई ऑब्जेक्ट हमेशा ही विराम की अवस्था में रहे, ठीक है। किसी ना किसी वस्तु के सापेक्ष वो गतिमान अवस्था में होता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई, इसे हम लोग फिजिक्स की भाषा में संदर्भ बिंदु या फिर ओरिजिन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, या फिर रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। और जहां पर इन सभी को हम लोग डिनोट करते हैं एक सिस्टम के अंदर, एक निकाय के अंदर, उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र कहते हैं। तो 2 पॉइंट्स के ऊपर मैंने यहाँ पर बात करी, संदर्भ बिंदु के बारे में और निर्देश तंत्र के बारे में। यहाँ पर तक जो बात आपको बताएगी वो समझ में आई होगी।
अब इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं जल्दी से मेरे साथ। तो दो और बेसिक टर्मिनोलॉजी हमको नोट डाउन करनी है। नंबर 1 आप नोट कीजिए, संदर्भ बिंदु। संदर्भ बिंदु यानी कि रेफरेंस पॉइंट, एक बिंदु जहां से हम लोग क्या करेंगे, गति का निर्धारण करना शुरू करेंगे, उसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट के बारे में अगर लिखें तो हम कहेंगे यह यह किसी यह किसी वस्तु के निर्देशांक के सापेक्ष किसी वस्तु के निर्देशांक के सापेक्ष जो दूसरी वस्तु है जिसे हम प्रेक्षक कह रहे हैं, दूसरी वस्तु, जिसे आप प्रेक्षक कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, जिसके आप संदर्भ में, जिसके रेफरेंस में आप गति को निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी वस्तु की स्थिति को निरूपित करते हैं। की स्थिति को निरूपित करते हैं। इसमें एक होता है हमारे पास पॉइंट जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन यानी मूल बिंदु। तो मूल बिंदु कौन सा बिंदु होगा? मूल बिंदु वो बिंदु होगा जहां पर एक्स वाई जेड तीनों अक्ष जो होंगे, एक्स वाई तथा जेड अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा? एक्स वाई जेड अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन होगा यानी मूल बिंदु होगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि इसे अगर मैं दूसरे वर्ड में बोलूं तो ये हो गया निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको आज जो बातें बताई गई, चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन था, वो आपको समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और घर जाकर आप इन चीज़ों को एक बार जरूर रिवाइज करेंगे, जरूर देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग अगली क्लास में ठीक यहीं से करेंगे कंटिन्यू। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि चैप्टर हमारा आज से स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर में आपको सारी बातें कवर अप हों, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आप कर पाएँ अच्छे तरीके से, तो आप चैप्टर को कंटिन्यूअसली आज से देखना, आज से नोट डाउन करना स्टार्ट करें, साथ साथ नोट्स भी बनाएं। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।